समीर चौहान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। समीर, गुड आफ्टरनून। ये निफ्टी बैंक पर आपका आउटलुक क्या है, और साथ ही ये HDFC बैंक कल एक एक्सपर्ट के साथ ये क्लोज हुआ था 4% के सर्च के साथ, आज 1.5-2% नीचे ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक, यस बैंक भी कमजोर है। ये प्राइवेट बैंक्स पर अभी क्या व्यू है आपका? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, निफ्टी बैंक ने हालांकि लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। कल हमने एक शार्प सर्ज देखा था और ऑल टाइम हाइस के आसपास क्लोज भी हुआ था बैंक निफ्टी। सो क्लियरली जो आउट परफॉर्मेंस हमने कंटिन्यू देखा है और एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रैली देखी है विदाउट एनी मेजर करेक्शन। सो उसके बाद हम थोड़ा बहुत तो पुल बैक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज HDFC बैंक की अगर बात करें तो इसने भी कल ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज दिया था। तो उसके बाद थोड़ा हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बीट HDFC बैंक, बीट यस बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, थोड़ा इनमें हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं अच्छी खासी रैली आने के बाद। बट मेरे ख्याल से ये ज़्यादा वरीसम फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर उनके हायर डिग्री चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो इतना है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इन बिटवीन रहेगा, विच इज़ अ हेल्दी साइन। तो हमें लग रहा है कि डायरेक्शनली तो व्यू पॉजिटिव रहना चाहिए और हर एक ये ऐसे माइनर डिप्स है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी करके ही देखना चाहिए। एज फार एज निफ्टी बैंक की लेवल्स हम देखते हैं तो 21,500 के आसपास ऑलमोस्ट ये ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम देखें लोअर साइड पे एक अच्छा खासा बेस शिफ्ट होते जा रहा है, 20,800 20,900 के आसपास वो बेस शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से कोई भी एक माइनर डिप 21,200 21,300 वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देख सकते हैं। और सुनर लेटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी को 21,900 22,000 के लेवल से एक बार दिख सकते हैं। राकेश, एक स्टॉक पे चर्चा जरूर करना चाहूंगा। आज उसकी एंट्री हुई है FNO में, इन्फीबीम। और ये जो एंट्री है ये आज का ही डेटा नहीं है, अगर आप पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन का भी देखें तो 1400 का स्टॉक था पिछले हफ्ते और अब ट्रेड कर रहा है 932 के लेवल पे। आज भी लगभग 18% की स्ट्रॉन्ग बिकवाली है। कहां पर रुकेगी ये बिकवाली? देखिए, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट अपने मेजर सपोर्ट्स को 1000 के सपोर्ट्स को तोड़ के नीचे की तरफ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बॉटम तो निकालना बड़ा मुश्किल है रजत, बट एक चीज बड़ी क्लियर है, किसी तरह की बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिटेल निवेशक की मानसिकता होती है कि गिरती चीज को पकड़ता है, कोई भी पुल बैक आता है तो यूज करना चाहिए निकलने के लिए। जी, एक बार उन तमाम 15 शेयर्स को देख लेते हैं जो कि आज से F&O सेगमेंट में शामिल हुए। इन्फीबीम उनमें से एक है जो कि पहले से ही टूट रहा था और आज भी दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन कैपिटल फर्स्ट, मुथूट फाइनेंस, इक्विटास, उज्जीवन, मैक्स फाइनेंशियल, इन स्टॉक्स को देखें तो अच्छा रुझान है इक्विटास और कैपिटल फर्स्ट में स्पेशली। दोनों स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं 4% 5% का गेन्स के साथ। इसके अलावा डालमिया भारत, श्री सीमेंट, इंडियन बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, PVR और पिरामल एंटरप्राइजेस, एस्कॉर्ट्स, इनकी भी एंट्री हुई है। ज्यादातर स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान आज के सेशन में दिखा है, बारिंग इन्फीबीम जो कि अभी करीब करीब दिन के निचले स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन शाइना, ये NBFCs में मुथूट हुआ, कैपिटल फर्स्ट हुआ, ये फिर इक्विटास हुआ, ये स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि लगातार चल रहे हैं ये स्टॉक्स? मेरे हिसाब से अभी कंसोलिडेशन के बाद आई थिंक ये फिर से आई थिंक द बाइंग लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिस्ट में फिर से आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक द अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है और डीमोनेटाइजेशन का भी इम्पैक्ट और जो पेमेंट्स में थोड़ा बहुत उनको दिक्कत आ रही थी इन द लास्ट क्वार्टर, वो अभी सॉर्ट आउट होने को जा रही है। एंड आई थिंक जैसे इंटरेस्ट रेट्स लोअर होते हैं, दिस होल सेट ऑफ NBFCs बेनिफिट कर जाएंगे। तो उस हिसाब से आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं। आप हर एक इनके देखें तो दे आर अबाउट 5 times बुक प्लस। तो उस हिसाब से अगर मैं प्योर लाइक हाउसिंग फाइनेंस या NBFC में अभी भी चूज करूं, आई विल स्टिक टू LIC हाउसिंग फाइनेंस। बट एट द सेम टाइम ये बाकी भी जो छोटे हैं, ये इनके M&A एक्टिविटी का भी पॉजिटिव न्यूज हो सकती है इन सम ऑफ देम। इस हिसाब से आई थिंक अगर इनमें इन्वेस्टेड है तो वन कैन कंटिन्यू होल्डिंग फॉर सम मोर टाइम। चलिए, लेकिन चावल शेयर्स आज के सत्र में फोकस में आते हुए नजर आए। आज ही नहीं, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार यहां पर तेजी देखने को मिल रही है और एक पॉकेट है शिपिंग, जहां पर निचले स्तरों से खरीदारी बढ़ रही है। जी शिपिंग देख लीजिए, SCI मार्केटर या फिर श्रेया शिपिंग, सभी में मोमेंटम काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। कारण क्या है और इतनी स्ट्रांग बाइंग के पीछे वजह क्या है, ये बताने के लिए अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अंचल, बताएं, दोनों ही सेक्टर्स बस कर रहे हैं मार्केट में, क्या रीजन है? शुक्रिया राज। शुरुआत शिपिंग से करेंगे और शिपिंग के लिए सबसे बड़ा और इकलौता ट्रिगर है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। अगर आप बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के प्राइसेस को देखिए तो बीते 45 दिनों में उसमें लगातार तेजी बनी हुई है। 2 साल के हाई पे इस समय इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 20 नवंबर 2014 के बाद इन लेवल्स पे इस समय आप बाल्टिक ड्राई इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर इंडेक्स में तेजी बनती है
तो जो कंपनियां उनका जो माल भाड़ा दाम है उसमें इजाफा आता हुआ दिखेगा और एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज जनरेट होते हुए दिखेंगे। सो मच अगर आप सिर्फ 45 डेज का पीरियड देखिए जिसमें लगातार तेजी बनी है इंडेक्स में, तो अब 45 दिनों के पीरियड में बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 93% उछला है। और अगर अपने बॉटम से कंपेयर करें तो इंडेक्स 4.5 गुना बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग तेजी जो इंडेक्स में है वही कम्युनिकेट हो रही है समय शेयरों में। आप शेयरों का 45 दिन का ट्रेंड देखिए, श्रेयस शिपिंग 38% ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है, जी शिपिंग में 21%, तो वहीं SCI भी 20% ज़्यादा रिटर्न दे रही है। लेकिन शिपिंग के अलावा चावल स्पेस आज काफ़ी बदलेंगे और उसका कारण है कैबिनेट की बैठक। आज जो बैठक होनी है कैबिनेट की उसमें एक मुद्दा ये भी है कि जो ऑर्गेनिक एग्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट हैं उन पे सीमा हटा दी जाए। और अगर ये फैसला आता है तो चावल कंपनी को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। देखिए अभी तक क्या होता था कि जो एक्सपोर्ट्स था, ऑर्गेनिक एग्री प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स था, उसमें सर्टिफाइड एक्सपोर्ट्स ही अलाउ होता था और जिसमें मैक्सिमम चावल कंपनियां आती थी और जो रेंज थी वो 10,000 से 50,000 टन की थी। लेकिन आज कैबिनेट फैसला ले सकती है कि किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं की जाए। अगर कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहती है, जितना एक्सपोर्ट करना चाहती है उतना अलाउ करने दिया जाए, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं सीधे तौर पे KRBL, LT फूड्स, कोहिनूर फूड्स जैसी कंपनियों को आएगा जो सीधे तौर पे चावल एक्सपोर्ट कारोबार में है और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एग्री प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जी शुक्रिया अंचल आपका। तो एक अच्छा मूव है आज पूरे ही राइस पॉकेट में और साथ ही शिपिंग स्टॉक्स में। हालांकि ये कैबिनेट की बैठक की बात की अंचल ने, तो आज कैबिनेट की बैठक में ये सर्टिफाइड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पर रेस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स की जो पाबंदी है उसको हटाने के साथ साथ फर्टिलाइजर स्पेस में यूरिया सब्सिडी पर भी डिसीजन लिया जा सकता है और साथ ही NPA रेजोल्यूशन को लेकर भी नई नीति पर बातचीत होगी। बातचीत करेंगे फर्टिलाइजर्स पर भी। लेकिन राकेश, ये राइस और शिपिंग दोनों ही स्पेस के स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन कोई ट्रेड आप इन दोनों सेगमेंट से कैरी करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए? दीपाली, राइस स्टॉक्स में तो ऑलरेडी बड़ा उछाल देखने को मिला है, किसी के पास है तो कैरी किया जा सकता है, बट नए निवेश की राय नहीं रहेगी। दूसरी तरफ शिपिंग के अंदर, जी शिपिंग के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ऊपरी स्तरों से जी शिपिंग ने थोड़ी करेक्शन भी दिखाई है। मुझे लगता है मौजूदा स्तरों पे जी शिपिंग में निवेश किया जा सकता है। पावर स्टॉक्स में एक स्टॉक देखिए पावर ग्रिड, क्योंकि निफ्टी पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रहा है अब चाइना। इनफैक्ट ये जो पावर ग्रिड है इसमें तो तेजी है ही, लेकिन PFC REC पिछले कुछ दिनों में तेज हुए हैं और पावर स्टॉक्स में देखा है हमने कि अच्छी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। कारण बताएं, और क्या यहाँ पर कोई ऐसा स्टॉक है जो वैल्यूएशन वाइज आपको अभी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है? अभी भी मुझे ये स्पेस में पावर ट्रांसमिशन स्टॉक्स ज़्यादा पसंद है। जैसे आपने पावर ग्रिड कहा, डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पर जो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं दैट इज़ एडिंग, उनके जो रिटर्न्स रहते हैं वो रिटर्न ऑन कैपिटल ऑन द ROC रहते हैं, तो उस हिसाब से इट विल कंटिन्यू डिलीवरिंग गुड नंबर्स। और दूसरे स्टॉक्स यहाँ पर जो ऑलरेडी मैंने काफ़ी 2-3 महीने पहले या कपल ऑफ मंथ्स रिकमेंड किए हैं, कल्पत्रु पावर, वो काफ़ी चल चुके हैं, बट यहाँ से भी मेरे हिसाब से उनके जो ऑर्डर बुक और नंबर्स के हिसाब से जो आने हैं, आई थिंक इट स्टिल लुक्स अट्रैक्टिव। दूसरा स्टॉक जो मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ KEC इंटरनेशनल, वहां पर भी मेरे हिसाब से जो ऑर्डर बुक है उनको जो मिल रहे हैं उस हिसाब से, प्लस उनके जो नंबर्स के जो टर्न अराउंड हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वो मेरे हिसाब से कंटिन्यू होंगे। एंड वैल्यूएशन वाइज ये 3 स्टॉक मुझे अभी भी पावर सेक्टर में अभी भी पसंद है। आई वुड अवॉइड द RECs एज ऑफ नाउ बिकॉज आई थिंक यहाँ पर जो NPA प्रॉब्लम्स है वो ये स्टॉक्स पे PTC फाइनेंस, REC, इन पे थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो आई वुड अवॉइड द फाइनेंसिंग स्टॉक्स एज ऑफ नाउ। जी मिस्टर बग्गा, ये PSU बैंक्स कंसिस्टेंट रैली कर रहे हैं इन एक्सपेक्टेशंस के बीच में कि NPA रेजोल्यूशन को लेकर कुछ जल्द कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट या फिर मेजर्स सरकार ले सकती है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी सरकार ने मंशा जाहिर की है कि वो ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ताकि जो बैड लोन की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो। लेकिन इन होप्स के बीच में जो रन अप हाल ही में PSU बैंक्स में आया है, क्या थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए या फिर आप फ्लो के साथ जाना चाहेंगे कि नहीं, जो मजबूती दिख रही है वो शायद कंटिन्यू हो? कंटिन्यूड लगती है दीपाली, गलत रहा हूँ मैं, PSU बैंक्स पसंद नहीं है मुझे, और क्योंकि 5 साल के तौर पे देखिए तो परफॉर्मेंस नहीं है। हम काफ़ी देर से इनमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं और पसंद इसलिए नहीं है। पिछले 2 साल से मैंने राय नहीं दी, बट पिछले साल देखिए तो मटेरियल्स के बाद PSU बैंक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखा गए हैं। बट आपको अगर थोड़ा लंबी अवधि देखें तो कोई रिटर्न नहीं है।
तो अब क्या होगा, एक दो चीज़ें होने वाली हैं। एक तो है कि मर्जर्स रहेंगे, छोटे बैंक बड़े बैंक्स में विलय हो जाएगा। कल बात भी करी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कि शायद दो बड़े बैंक्स का भी विलय हो जाए। तो आप चुनिंदा जो 4-5 बड़े पीएसयू बैंक्स हैं उन पे आप नज़र रखिए। दूसरी बात है एनपीएस में सरकार ज़्यादा चीज़ें नहीं करेगी, बट ये जो कमिटीज़ बनाने की बात हो रही है कि इनको फिर कोई विजिलेंस के दायरे में नहीं आएंगे अगर ये हेयर कट लेते हैं। तो अगर उस तरह की बात कुछ आती है तो एक सेंटिमेंटल बाउंस और आएगा। मार्केट ने काफ़ी हद तक डिस्काउंट किया है, बट अभी भी और दायरा है इसमें और उछलने का। और तीसरी बड़ी बात रहेगी, ओवरऑल इकनॉमी जैसे टर्न अराउंड करेगी तो ये अच्छा प्रदर्शन देंगे। मैं फिर कहूँगा, मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जैसे शाइना भी कह रही थी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ज़्यादा पसंद है। बट एक मौका हो सकता है अगले 3 से 6 महीने का, अगर आप नज़रिया रखिए तो पीएसयू बैंक्स ओन करिए। लंबी अवधि में ये मार्केट शेयर लूज करेंगे और इतना परफॉर्मेंस नहीं है लॉन्ग टर्म का, इनका मुझे पसंद नहीं है। चलिए, लेकिन फटाफट से मैं कुछ स्टॉक्स बता दूं जो इस समय मार्केट्स में बहुत एक्शन में हैं, वहां पर फोकस किया जा सकता है। धनलक्ष्मी बैंक, हम बैंक सेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन धनलक्ष्मी बैंक पे देखिए स्पाइक, दिन के उच्चतम स्तर पे ये ट्रेड कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली रिटर्न्स 10% ऊपर। एक स्टॉक है ताज जीवीके, सुबह भी मेरे रडार पर था। होटल स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन है, ताज जीवीके ने इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स नहीं दिए थे, लेकिन आज चला तो बहुत स्ट्रांगली स्पाइक है, 10% के आसपास की तेजी। कैपिटल फर्स्ट आज से वायदा कारोबार का हिस्सा है और इसमें रिटर्न्स बहुत स्ट्रांगली डिलीवर किए हैं, आज 6.5% की तेजी हो चुकी है। जियोजेट बीएनपी यहां पर ट्रेड पॉजिटिव साइड पे लग रहा है और ये भी दिन के उच्चतम स्तर पे इस समय कामकाज कर रहा है। तो ब्रोकिंग हाउस के स्टॉक्स में जियोजेट बीएनपी भी बेटर लग रही है, 10% तेजी हुआ। और एक इंटरेस्टिंग पिक है सेलान एक्सप्लोरेशन, काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस शो कर रहा था। ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन कंपनियों में रिटर्न नहीं मिले, लेकिन अब 170 के जोन्स के ऊपर आ चुका है। समीर जी, इसमें से कोई भी स्टॉक आपको पसंद है? इनफैक्ट अगर ताज जीवीके, सेलान एक्सप्लोरेशन जैसे स्टॉक्स, धनलक्ष्मी बैंक आज बहुत पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसमें से अगर करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाइज भी अगर हम देखें तो ताज जीवीके काफ़ी एनकरेजिंग लग रहा है। हालांकि ऑफ लेट इसने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था, बट लास्ट 2 दिन की जो मूव है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रही है। और आज ही ये स्टॉक ने उसका जो एक कंसोलिडेशन फेज था उसमें से एक क्लियर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है। तो हमें लग रहा है कि एटलीस्ट इन द नियर टर्म ये ताज जीवीके में ये तेज़ी और कंटिन्यू रह सकती है। और ये स्टॉक में पोटेंशियल है, जो उसके 52 वीक्स हाइज है अराउंड 155 158, वो बहुत जल्दी क्रॉस कर सकते हैं। सो माइनर डिप्स में इनमें बाय कीजिए, ज़्यादा बड़े इसमें डिप्स आएंगे नहीं, क्योंकि जैसे वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है, ज़्यादा बड़े इसमें करेक्टिव मूव एक्सपेक्ट मत कीजिए, बट माइनर डिप पे डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी रजत ने सिंडिकेट बैंक की बात की थी, लेकिन आप छोटे बैंकों को देखिए आज के सेशन में। इंडियन बैंक 5.5% ऊपर, साउथ इंडियन बैंक में 5% का मूव है, दीना बैंक करीब 3.5% की मजबूती दिखा रहा है। तो छोटे बैंक्स में हमने कांस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट देखा है। इनफैक्ट शाइना, मैं इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करना चाहूंगी। एक तरफ छोटे सरकारी बैंक हैं, जहां पर हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं कि ये प्रोबेबल एक्विजिशन या फिर मर्जर कैंडिडेट्स हैं। ऐसे में उन बैंकों पर ध्यान दिया जा सकता है जिनके ग्रॉस एनपीए लेवल्स कम हो और साथ ही साथ जिनकी बैलेंस शीट बेहतर। उसमें कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का नाम आया था। और एक तरफ छोटे प्राइवेट बैंक्स हैं जहां पर हमने म्यूचुअल फंड हाउसेज या फिर एचएनआईज की ओर से लगातार बाइंग देखी है, वो एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहे हैं। लेकिन इन छोटे बैंकों में आपको अभी वैल्यू कहां नजर आ रही है जहां पर नई पोजीशंस या फिर नई इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हो? मेरे हिसाब से जो पीएसयू छोटे बैंक हैं उनको अब भी अवॉइड करना चाहिए। आपकी बात ज़रूर ठीक है कि इसमें अभी मर्जर एंड एक्विजिशंस होंगे और ये बड़े बैंक्स पीएसयू बैंक्स में मर्ज होंगे, बट आप देखो जो मर्जर होगा मेरे हिसाब से इनके बहुत हाई ग्रॉस एनपीएज है और मर्जर रेशियो विल ओनली रिफ्लेक्ट द करंट प्राइस लेवल। उस हिसाब से अगर पीएसयू बैंक में लेना है, आई वुड स्टिल प्रेफर द लार्जर बैंक्स। जैसे मैं एसबीआई काफ़ी टाइम से रिकमेंड कर रही हूँ, काफ़ी परफॉर्मेंस हो चुका है, बट प्राइस टू बुक अभी भी अट्रैक्टिव है। सो आई वुड stick to the large bank in PSU. अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो something like a BOB, वहां पर it is okay. Like I mean there is some bit of stabilization in terms of their NPAs and I think price to book is reasonably attractive. I will stick to अगर private sector banks छोटे में लेना है तो मैं private sector banks में लूंगी। I personally hold something like a DCB bank. यहाँ पर मेरे हिसाब से M&A अगर होता है so this is one of the forefronts because they have got branches जैसे business areas में है,
Maharashtra, Gujarat. I think this is a for candidate. Second one is I think private sector में आप Federal Bank ले लीजिए. I think वहाँ भी valuations attractive है. And if there's some bit of M&A that comes in, I think it is one of the banks that looks good. You can look at South Indian Bank. दूसरा एक छोटा बैंक अगर आप ले लो, so you can look at Karnataka Bank. So I would stick to the smaller private sector banks, not the PSU banks. स्मॉल कैप में एक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। गोदावरी पावर रिकॉर्ड स्टॉक जहां पर 7% के रिटर्न डिलीवर हो चुके हैं और सभी एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है। एक स्टॉक है फ्यूचर लाइफस्टाइल, अच्छी तेजी पकड़े हुए 13% के मजबूत रिटर्न्स हैं आज, और एक है एचपीएल इलेक्ट्रिक जिस पे आज ट्रेडर्स का फोकस कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है स्टॉक को। एचपीएल इलेक्ट्रिक भी दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। राकेश, स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत स्ट्रांगली इस समय रडार पर है, आपके रडार पर कोई स्टॉक है मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी में? देखिए, छोटे स्टॉक्स में एक कोक्यो कैमलिन काफ़ी अच्छा लगता है और 90 रुपीज़ के अराउंड एक्यूमुलेशन के अंदर है। डाउन साइड मुझे लिमिटेड लगती है, नीचे में 80-81 एक अच्छा बेस है। किसी का 6 से 8 महीने का नजरिया है तो कोक्यो कैमलिन को बाय करके चलना चाहिए। और दूसरा, रजत, एक स्टॉक जिसका आपने जिक्र करा, गोदावरी पावर, इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और मुझे नहीं लगता है कि इस ब्रेकआउट को मिस करना चाहिए। टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट के जो टारगेट्स बैठते हैं वो लगभग अराउंड 130-135 के बैठते हैं, तो लगभग 20-25 रुपए की अपसाइड मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने में यहाँ देखने को मिल सकती है। गोदावरी पावर को भी रडार पे रखें। जी, एक बार पूरे ही फर्टिलाइजर स्पेस को देख लेते हैं। ये स्पेस सुबह से ही मजबूती के साथ ओपन हुआ था और अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। अभी हमने बताया भी था कि जो कैबिनेट की बैठक है उसमें यूरिया सब्सिडी को लेकर डिसीजन आ सकता है। इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के साथ साथ जो एडिशनल चार्जेस होते हैं, जैसे हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस इनफैक्ट, या फिर कस्टम चार्जेस होते हैं, उनको भी इंक्लूड करने की बात हो रही। तो इस केस में जो सब्सिडी है वो बढ़ जाएगी। गैस प्राइसिंग के आधार पर भी सब्सिडी देने की बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है पूरे ही फर्टिलाइजर स्पेस के लिए। लेकिन मिस्टर बग्गा, अभी क्या उन छोटे छोटे सेक्टर्स को या फिर बड़े सेक्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए जहां पर सरकार काम करने वाली है, जहां पर सरकार की पॉलिसी स्ट्रेंथन रही है? फॉर इंस्टेंस डिजिटल हुआ, इंफ्रा हुआ, सीमेंट स्पेस हुआ। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज के आधार पे ही अगर सेक्टर्स को टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में डालना हो तो आप किन किन सेक्टर्स पर फोकस करने की सलाह देंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो हाउसिंग रहेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग, और सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश रहेगा। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, सीमेंट कंपनियां, होम इम्प्रूवमेंट कंपनियां जैसे कि पेंट की कंपनियां हो गई, ड्यूरेबल्स की कंपनीज हो गई, ये सब अच्छा करेंगी। बैंक्स तो फाइनेंस करेंगे पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो जो भी बैंक्स कंज्यूमर फोकस्ड हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, वही हमें पसंद रहेंगे। तीसरा बड़ा एक सेक्टर रहेगा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स का। उसमें मैं कहता रहा हूँ कि जिनके पास बहुत ज़्यादा डेट है, जिनके लोन्स बहुत ज़्यादा है, वैसी कंपनियों को टर्न अराउंड करके आप मत सोचिए कि ये टर्न अराउंड केसेस हैं और इसमें स्मार्ट हम बना सकते हैं पैसा। उससे अच्छा जो सरकारी कंपनियां हैं और बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं जिनकी लोन बुक बहुत कम है, वो ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। तो ये कुछ सेक्टर्स देखे जा सकते हैं। एफएमसीजी में टर्न अराउंड है इस साल, वो भी लग रहा है। एफएमसीजी दौड़ेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दौड़ेंगे, और ओवरऑल ये सब सेक्टर्स जो मैंने बात की। रिटेल स्टॉक्स में फ्यूचर ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वहां पर काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स मिल रहे हैं। आज फ्यूचर रिटेल ऊपर है, फ्यूचर लाइफस्टाइल, इन सभी स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। समीर जी, आपके रडार पर कोई स्टॉक्स हैं सर जहां पर आप मानते हैं कि तेजी बढ़ सकती है? और खासतौर से जो मिड कैप स्मॉल कैप, मैं फिर से पूछूंगा, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं इंडेक्स स्टॉक्स के मुकाबले, क्या कोई रडार पर है शेयर? जी हाँ, देखिए, हालांकि ऑफ लेट हमने एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा है और लास्ट 2-4 दिनों से हम क्लियरली मिड कैप और स्मॉल कैप्स में एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी अभी एक 5-10 मिनट पहले भी बताया कि एक ताज जीवीके है जिसमें अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन है, तो डेफिनेटली इसमें भी बाइंग किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप्स में हम नहीं जाना चाहेंगे, फिर भी अगर मिड साइज़ में हम देख रहे हैं तो हम मिड साइज़ में पीएसयू बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो वो उसमें हमारे, अगर आप बात करोगे तो पीएनबी है, ओबीसी है, वो एक प्रेफर्ड पिक्स रहेंगे, यूनियन बैंक है, तो डेफिनेटली उनमें और भी पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें लग रहा है और यहाँ से 5 से 8% का हम इमीडिएट अप मूव देख रहे हैं। तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है जिसको हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं लास्ट 2-3 वीक से, बट हमें लग रहा है कि अभी भी अच्छा खासा रूम है। आने वाले 2 या 3 वीक्स में हमें अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं।
एक बार सीएल एजुकेट को देख लेते हैं। आज की लिस्टिंग जो कि एक वीक लिस्टिंग हुई, 502 का इशू प्राइस था। ज्यादा एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे कि जिस प्राइस पर ये आईपीओ आया है वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड प्राइस जरूर है, और आज 20% नीचे ये स्टॉक लिस्ट हुआ और अभी भी 16% नीचे 418 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये उन चुनिंदा एक्सेप्शंस में से है जिन आईपीओज ने परफॉर्म नहीं किया या फिर जिनकी वीक लिस्टिंग है। अदरवाइज अगर हम पूरा FY17 देखें तो आईपीओ मार्केट के लिहाज से काफी वाइब्रेंट रिटर्न्स आते हुए दिखे हैं। मिस्टर बग्गा, आखिरी क्वेश्चन होगा इनफैक्ट आपसे, ये आईपीओ मार्केट को अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में हमने कांस्टेंट वाइब्रेंसी इंप्रूव होते हुए देखी है। FY17 में भी इंडिया इंक ने करीब 29,000 करोड़ रेज किए हैं और प्रोजेक्शंस ये हैं कि FY18 और भी ज्यादा वाइब्रेंट रहेगा, 35,000 से 40,000 करोड़ तक के फंड्स रेज हो सकते हैं। ये क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच लग रही हैं, ऐसे में FY18 आईपीओ मार्केट में रिटर्न्स के लिहाज से अच्छा रह सकता है क्या? मुश्किल है दीपाली। ओवरऑल देखें तो आईपीओ साइकिल ऐसे ही चलती है। पहले अच्छी कंपनियां आती हैं जो अच्छे रिटर्न देती हैं और अच्छे वैल्यूएशन पे, फिर अच्छी कंपनियां आती हैं स्ट्रेच वैल्यूएशन पे, और उसके बाद सब दौड़ के बैंड वैगन पे चढ़ जाते हैं कि भाई पैसे बन रहे हैं। और ये आप देखिए जिस तरह से 100 गुना ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, क्योंकि लोग लोन उठा के पैसा डाल देते हैं 10 दिन 12 दिन के लिए और अच्छा मुनाफा लेके निकलने की कोशिश में है। तो ये अब आईपीओ मार्केट ओवरहीट हो रहा है मेरे लिहाज से। बहुत देख के आप चुनिए कंपनियां। सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं ट्रैक रिकॉर्ड वाली, वहाँ पे मैं ज़्यादा बेहतर देखूंगा। बट सेकेंडरी आईपीओ में जब लोगों के लॉस होने शुरू हो जाएंगे तब आप सोच सकते हैं कि ये मार्केट साइकिल एटलीस्ट एक थोड़ा थमने के नज़दीक आ जाएगा। तो ये देखते हैं अब किस तरह से और आईपीओ आते हैं और किस तरह के वैल्यूएशन आते हैं। बट मेरे ख्याल से अभी हम सेकंड स्टेज में हैं जब अच्छी कंपनियां आ रही हैं बट बहुत स्ट्रेच वैल्यूएशन पे, और तीसरी स्टेज अभी आना बाकी है जबकि ये पेनी स्टॉक्स लोग अपने हाथ धोने शुरू कर देंगे मार्केट में खराब कंपनियां लानी, और उसमें भी लोग पैसा लगाएंगे। वो अभी थोड़ी स्टेज दूर है जहां तक मेरा सोचना है। चलिए 9186 9188 के लेवल पे निफ्टी अगर यहाँ पर भी क्लोज हो गया तो अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग मानी जाएगी, फिस्कल की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग मानी जाएगी। लेकिन ऐसे में कौन सा एक ट्रेड है जो आपके लिए रिटर्न्स डिलीवर कर सकते हैं, देखते हैं आज की फाइनल बेट। मनीष है हमारे साथ, बताइए मनीष। फाइनल बेट में जो आज का शेयर होगा विष्णु केमिकल होगा, जिसमें लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा पुलबैक देखने को मिल सकता है और ये मजबूत पुलबैक देखने को मिल सकता है। 70% तक की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिले, यानी कि संकेत है कि लगातार गिरावट के बाद कुछ निवेशकों ने इस समय खरीदारी की है। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, इस कंपनी का माना जा रहा है कि जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे नतीजे बेहद शानदार देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट में करीब 40 से लेकर 45% तक का इजाफा होता हुआ दिख सकता है, जबकि मार्जिन देखिए उसमें करीब 1 से लेकर 2% तक का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब कंपनी का फंडामेंटल की बात की है तो मजबूत कैश ईपीएस है, करीब 31.5 रुपए का कैश ईपीएस है, और कंपनी पर लॉन्ग टर्म का जो है कोई कर्ज नहीं है, जो भी कर्ज है वो छोटी अवधि के कर्ज है। ऐसे में लगता है कि शेयर में यहाँ से एक मजबूत पुलबैक देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन देखिएगा तो सेक्टर के मुकाबले शेयर का मौजूदा वैल्यूएशन बेहद सस्ता है। 293-94 तक का लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकता है। 269 के आसपास का मैंने स्टॉप लॉस लगाया। अब शेयर में यहाँ से एक मजबूती दिख रही है, तो आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी निवेश करने से पहले या ट्रेड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ गया, दिन के उच्चतम स्तर पे है, 279 के लेवल पे इस समय कामकाज कर रहा है अच्छे मोमेंटम में और दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहा है विष्णु केमिकल। राकेश, एक बार फटाफट से चार्ट्स देख के बताएं सर, आपके हिसाब से टारगेट्स कहां पर है और जो केमिकल स्टॉक्स में तेजी बनी है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, विष्णु केमिकल का टेक्निकल रुझान अच्छा है और यहाँ से भी फर्दर अपसाइड रूल आउट नहीं की जा सकती है। बट केमिकल्स में कुछ बाय करना हो तो मैं बोदल केमिकल के साथ जाना चाहूँगा, जो कि एक नया ब्रेकआउट लेके अभी 155 के ऊपर ही नई टेरिटरी में एंटर कर रहा है, और मुझे लगता है इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। ऊपर में 174 175 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं नेक्स्ट वीक में। जी समीत, ये आपने कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर पोजीशंस हम अगले एक हफ्ते के लिए या फिर मंडे के सेशन के लिए प्रिसाइसली बना सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया अभी भी थोड़ा हम लार्जर मिड कैप और लार्ज कैप से ही स्टिक करेंगे। विद इन दिस थोड़ा एक कॉन्ट्रा बेट होगा पहले तो बजाज ऑटो में, जिसमें हमने ऑफ लेट एक थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा है।
बट अगर हम डायरेक्शनली देखें तो 2800 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके आसपास ही लास्ट 3 या 4 दिनों से ये ट्रेड हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक लो रिस्क बाय बन सकता है। बजाज ऑटो में कॉन्ट्रा बेट होगा तो 2748 के स्टॉप लॉस से अभी भी बजाज ऑटो में बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 3030। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो विद इन दिस स्पेस M&M है जिसने एक कंसोलिडेशन देखा है, बट सुनो लेटर हमें लग रहा है कि 1286 1288 का जो एक रेजिस्टेंस है वो बहुत जल्दी ही ब्रेक कर सकता है। तो इसमें एक खरीदारी की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 1254 और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक बहुत जल्दी 1340 से लेकर 1348 तक एक अच्छी खासी मूव दे के जाए। शहना कि आप बेट लगा रही हैं इस समय एग्री स्पेस पे, फर्टिलाइजर स्पेस पे, या फिर जस्ट एक न्यूज फ्लो है और मॉनसून की एक्सपेक्टेशन में ऐसे में तेजी देखने को मिल रही है? वैल्यूएशन वाइज का कंफर्ट लगता है आपको किसी भी स्टॉक में, एग्री रिलेटेड स्टॉक में? मेरे हिसाब से एग्री रिलेटेड थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट्स हो रहे हैं, जैसे न्यूज़ बेस्ड है। फर्टिलाइजर में अगर कुछ सब्सिडी का ज़्यादा रिलीज करते हैं तो हो सकता है आरसीएफ जिसका 1500 करोड़ का सब्सिडी पेंडिंग है, अगर कुछ रिलीज होता है तो थोड़ा बहुत यहाँ से हमको अपसाइड दिख सकता है। सिमिलर केस में जीएसएफसी, वहाँ पर लास्ट क्वार्टर में जैसे हमने देखा फर्टिलाइजर स्टॉक्स लास्ट क्वार्टर में बहुत डिमोनेटाइजेशन के हिसाब से क्वार्टर के नंबर्स अच्छे नहीं थे और वो कंसोलिडेशन फेज में चले गए, तो वहाँ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म अपसाइड हो सकता है। बट मेरे हिसाब से मॉनसून्स की जो न्यूज़ है वो काफ़ी अभी नेगेटिव न्यूज़ आने लगी है, तो आई वुड अवॉइड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग बेट जरूर करें बट अवॉइड इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ टिल क्लैरिटी ऑफ मॉनसून्स कम्स इन। पता नहीं कैबिनेट बैठक में निकल के क्या आएगा, क्योंकि मद्रास फर्टिलाइजर 18% ऊपर हो चुका है, फैक्ट में 14% की तेजी आ चुकी है, आरसीएफ तो 10% ऊपर है। तो ये स्टॉक जो है डबल डिजिट रिटर्न दे रहे हैं आज के साथ, और जो बाइंग है वो और एक्सटेंड हो रही है, तो कॉशियस भी रहने की जरूरत है क्योंकि आउटकम क्या होगा भी ये मालूम नहीं है। लेकिन पोजीशंस आप मंडे के लिहाज से कहां पर बना सकते हैं ये जान लेते हैं। BTST STBT ट्रेड्स लेकर पूजा मौजूद है, बताइए पूजा। रेलिगेयर सिक्योरिटीज़ के कुछ कॉल्स ले लेते हैं। उन्होंने अरविंद में खरीदारी करने की राय दी है 402 के लेवल्स के लिए और 388 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं। और अगले कॉल में इन्होंने भारत फोर्ज में खरीदारी करने की राय दी है। 1085 का लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है और 1020 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। अगले कॉल्स आ रहे हैं वेव स्ट्रैटेजी एडवाइजर्स की तरफ से। इन्होंने रिलायंस में खरीदारी करने की राय दी है। आज अच्छी तेजी देखने को मिली है स्टॉक में और बरकरार रहने की उम्मीद है। 1380 तक के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। 1280 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और आईओसी इनका अगला बाय कॉल है 405 के टारगेट के लिए और 375 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। और आखिर में निर्मल बैंक के कॉल्स ले लेते हैं। उन्होंने कैस्ट्रॉल इंडिया में खरीदारी करने की राय दी है 448 के टारगेट के लिए, 427 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। और यूपीएल इनका अगला बाय कॉल है 744 के टारगेट के लिए और 720 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। एक बार मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं क्योंकि इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों के नजदीक लेकिन मामूली बढ़त लेकर बिल्कुल फ्लैट टोन पर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार देखिए हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो एनएससी पर 923 शेयर्स है, ब्रेथ सो फार पॉजिटिव ही है। 923 शेयर्स जो कि बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं और 621 शेयर्स दबाव में है। वहीं बीएससी पर 1550 शेयर्स जहां पर मजबूती है और 1072 शेयर्स दबाव में है। लेकिन इस घंटे के जो बढ़ने वाले शेयर्स है वो देख लेते हैं, यानी आवली गेनर्स जिन स्टॉक्स में अभी अभी बाइंग आई है। उस बीच आप यूरोपियन मार्केट्स का हाल देखें तो यूरोपियन मार्केट्स वीकनेस के साथ ही ट्रेड हो रहे हैं। कैग, डैक्स और फुटसी तीनों में ही हम नेगेटिव बायस अभी देख रहे हैं। लेकिन ये यूएस फ्यूचर्स आप देखिए, डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स दोनों में मामूली कमजोरी अभी रिफ्लेक्ट हो रही है और बहुत ज्यादा वाइब्रेंसी हमने देखी भी नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों में। लेकिन इस हफ्ते के बढ़ने वाले शेयर्स देखें तो एकाएक बाइंग जहां पर हमने देखी है वो टेक महिंद्रा है। आयशर मोटर्स इनफैक्ट लगातार चल रहा है, आज भी 1.25% ऊपर, कल भी 400-500 रुपए की मजबूती लेकर ये क्लोज हुआ था। टीसीएस में एकाएक बाइंग आई है। इंडसइंड बैंक इनफैक्ट अब से थोड़ी देर पहले ये लाल निशान में था, 1% नीचे था, एकाएक बाइंग आई और अभी 1% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। इन दोनों स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं समीत। एक तो इंडसइंड बैंक और दूसरा आयशर मोटर्स। एक स्टॉक है जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार चल रहा है और एक जहां ने अभी अभी अपनी डायरेक्शन बदली है। क्या व्यू है आपका दोनों स्टॉक्स पर? देखिए पहले तो मैं आयशर मोटर्स की बात करूंगा। कल हमने एक क्लियर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से। रिसेंटली हमने देखा है कि 25,000 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और ये स्टॉक ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बट कल हमने डिसाइसिव क्लोज उसके ऊपर देखा है और आज
ड्यूरिंग द डे हमने देखा है कि वो लेवल्स प्रिसाइजली रिटेस्ट हुए हैं और वहाँ से वापस हमने बाइंग इमर्ज होते हुए देखा है। तो ये अगर डायरेक्शनल व्यू पकड़े तो 2 वीक में ये स्टॉक का पोटेंशियल रखता है कि 26,400 26,500 के लेवल दिखाई दे। तो इसमें बाइंग की सलाह ही होगी। इनफैक्ट काफ़ी क्लोजली हम इसको ट्रैक कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 26,500 के लेवल भी ये ब्रेक करे, तो इसमें बाइंग की सलाह होगी। और अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया इसका 25,000 से लेकर 24,500। और अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो ओपनिंग रिमार्क्स में भी मैंने बात किया था कि बैंक निफ्टी में हमने आज थोड़ा बहुत पुल बैक देखा है, जिसमें HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक, यस बैंक ने थोड़ा करेक्शन देखा है, बट दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। बट इनके हायर डिग्री ट्रेंड्स अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में ये स्टॉक जो इनके अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। एक स्टॉक है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इसमें खरीदारी हुई है, 5.5% से ज़्यादा की तेजी पकड़े हुए है, दिन के उच्चतम स्तर पे ये ट्रेड कर रहा है। और एक है तलवलकर्स, जिसमें निचले स्तरों से खरीदारी, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार वन वे ट्रैक पे और आज भी इसकी जो क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग, वो बहुत एनकरेजिंग हो रही है। राकेश, ये दोनों चार्ट्स देख के बताएं, तलवलकर्स और साथ ही साथ गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, बेहतर ट्रेड कौन सा है? देखिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट में आज ही के सत्र में 69 रुपीज़ के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और देखें तो स्टॉक तेजी के अंदर आया है। 70 रुपये के ऊपर के जो ब्रेकआउट्स ने लिए हैं और इसके शॉर्ट टर्म लक्ष्य जो हैं 82 83 के बैठते हैं और मुझे नहीं लगता है गोकुलदास एक्सपोर्ट में देरी हुई है। मौजूदा स्तरों पर भी इसमें बाइंग की जा सकती है। और दूसरी तरफ तलवलकर्स की बात करें तो यहाँ भी टेक्निकल रुझान पॉजिटिव है, यहाँ पर भी बाइंग की जा सकती है। जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 300 रुपये तक की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक बात देख लेते हैं KC इंटरनेशनल को, क्योंकि दिन के ऊपरी स्तरों के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है और पिछले 1 महीने में भी जो ट्रेंड है स्टॉक का वो पॉजिटिव ही रहा है। शाइना, कैसा लगता है आपको KC इंटरनेशनल इन लेवल्स पर, कीपिंग इन माइंड की लगातार अच्छा मूव हमने देखा है इसमें पिछले कुछ दिनों में? दूसरी बात ये कि पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स भी काफी स्ट्रांग आई थी, कंपनी की ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग है, अब अर्निंग सीजन की भी शुरुआत होगी जल्द ही, तो ये देखा जा सकता है कि इन लेवल्स पर भी? मेरे हिसाब से देखा जा सकता है, क्योंकि उनके जो T&D ऑर्डर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशन भी, मतलब ऑफ कोर्स इतना अभी जैसे चढ़ चुका है, फिर भी ये लेवल्स पे भी थोड़ा अट्रैक्टिव है वैल्यूएशंस। और जैसे अभी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की जो बात हो रही है, वहाँ से और ऑर्डर्स की उनको मिलने की उम्मीद है। सो आई थिंक ये स्टॉक डेफिनेटली जो अच्छे नंबर्स दिखाने को चालू किए फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर विल सस्टेन इट्स बेटर परफॉर्मेंस। तो अभी भी ये लेवल पे भी मेरे हिसाब से वन कैन टेक इट फॉर अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। जी, एक बार देख लेते हैं निफ्टी को, जो कि अब अपने हायर लेवल से थोड़ा सा नीचे आया है और अब 9173 के लेवल्स देखे जा रहे हैं, 9166 के लेवल्स पर अपने इंटरडे हाई से नीचे स्लिप करते हैं। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी कहा कि आज जो निफ्टी को नीचे ड्रैग कर रहा है वो है प्राइवेट बैंक। स्पेशली आज के सेशन में आप देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन तीनों ही स्टॉक्स में हम 1.5% से 2% तक की वीकनेस देख रहे हैं। एक HDFC लिमिटेड और है जो कि इस कैटेगरी में शामिल हो जाता है और 1.25% नीचे ट्रेड कर रही है। ये आवली लूजर्स भी हैं जहां पर एक दबाव और एक्सटेंड हुआ है। ICICI बैंक, HUL, HDFC लिमिटेड, सिप्ला, ये सभी शेयरों में 1 से 1.5% तक की कमजोरी अभी भी देखी जा रही है। ITC, बजाज ऑटो, बैंक ऑफ बड़ौदा, गेल, इनमें भी आधा से 1% तक की वीकनेस है। एक सीमेंट स्पेस का एक ग्रासिम कॉर देखिए, यहां भी कमजोरी है और 2% नीचे ये 1047 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऑटो स्टॉक्स को अगर हम देखें तो ज्यादा ऑटो स्टॉक्स बारिंग बैंक ऑफ बड़ौदा, माफ कीजिए बजाज ऑटो, ज्यादातर स्टॉक्स में हमने लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी देखी है। फिर चाहे वो आयशर मोटर्स हो या फिर मारुति सुजुकी क्यों ना हो, अशोक लेलैंड भी 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अंचल हमारे साथ मौजूद है, उनसे ये समझ लेते हैं कि कल से अब जो सेल्स नंबर्स आने शुरू होंगे वो कैसी रह सकती हैं, क्या प्रोजेक्शंस हैं अंचल? शुक्रिया दीपाली। इस बार ही मार्च की जो नंबर आएंगे, उम्मीद की जा रही है 2 व्हीलर नंबर स्ट्रांग रह सकते हैं, लेकिन हाँ जो 4 व्हीलर कैटेगरी या फिर ट्रक कैटेगरी है, हैवी व्हीकल कैटेगरी है, वहाँ पे मिले जुले नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। सरप्राइज एलिमेंट रह सकता है इस बार ही मारुति की तरफ से। देखिए, उम्मीद है कि कंपनी के नंबर 10% से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन ऐसा ही माना जा रहा है क्योंकि बलेनो में एक अच्छी वेटिंग पीरियड है, ब्रेजा का एक अच्छा वेटिंग पीरियड है, प्लस क्योंकि इस साल नया साल नवरात्रि शुरू हुआ, गुड़ी पड़वा था, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरफ्लो करता हुआ दिख सकता है मार्च सेल्स के अंदर। वहीं दूसरी ओर बजाज ऑटो स्पेस में एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट करता हुआ दिखेगा। सो मच सो अक्रॉस अपने पीयर के मुकाबले, हीरो के मुकाबले ज़्यादा बेटर नंबर्स इस बार बजाज से उम्मीद की जा रही है। जहाँ तक रही बात M&M की, कहीं ना कहीं M&M के लिए एक महीना प्रेशर भरा रहेगा, सेल्स डिप होने का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही अगर आप इसकी कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो वहाँ पे भी गिरावट संभव है। इकलौती अच्छी चीज़ ये रहेगी, ट्रैक्टर सेल्स इस बार ही रोबस्ट रह सकती है, करीब 10% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।
और वो एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी महिंद्रा के लिए। अगर आप कंपनी वाइज डेटा देखें तो Y1 बेसिस पे मारुति की सेल्स करीब 10.8% बढ़ने का अनुमान है, तो वहीं M&M के केस में 5.6% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। टाटा मोटर्स भी 3.5% सेल्स बढ़ती हुई दिखेगी और अशोक लेलैंड के केस में 7% तक जंप आ सकता है क्योंकि एक अच्छा इन्वेंट्री बिल्डअप था। वहीं दूसरी ओर ऑटो स्पेस, टू व्हीलर स्पेस में हीरो और बजाज दोनों पॉजिटिव हैं। हीरो से 5.5% की बढ़त की उम्मीद की जा रही है, तो वहीं बजाज ऑटो के लिए 10.7% सेल्स बढ़ती हुई दिखेगी क्योंकि दोनों मैक्सिमम चंक होल्ड करती हैं टू व्हीलर स्पेस में, इसीलिए टीवीएस की सेल्स गिरने और अतुल ऑटो की सेल्स गिरने का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अतुल ऑटो की सेल्स सबसे ज़्यादा गिरती हुई दिखेगी, करीब 9% स्लाइड की उम्मीद की जा रही है। लेकिन बाजार फैक्टर करने की कोशिश करेगा कि भविष्य में अब कितनी गाड़ियां बिकेंगी, क्योंकि BS3 में जो ये बदलाव हुए कि 1 अप्रैल से BS3 गाड़ियां नहीं बिकेंगी, उसमें सबसे ज्यादा डेंट तो ऑटो कंपनियों के लिए है और उसमें भी हीरो मोटोकॉर्प, जैसे अंचल बता रहे थे कि इस बार नंबर्स ठीक भी रह गए, तो उसके बाद अब भविष्य में क्या होगा हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री का, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। फ्यूचर में नंबर्स कैसे पोस्ट करेगी कंपनी? शायना, आपके हिसाब से टू व्हीलर्स पे बेट लगाना क्या मौजूदा पर्सपेक्टिव, मौजूदा स्तरों पर ठीक रहेगा, वैल्यूएशन वाइज भी और आउटलुक, ग्रोथ आउटलुक वाइज भी? टू व्हीलर्स पे मैं टीवीएस मोटर्स पे बेट लगाऊंगी। एक तो दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द BS3 BS4 कन्वर्जन, दे ऑलरेडी देयर। दूसरी बात है, अगर उनका बैलेंस शीट देखें बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट्स ऑलमोस्ट बिकम डेट फ्री कंपनी, और जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किया है फॉर देयर BMW टाई अप, उसके जो प्रोडक्ट्स है मे बी इन द रेंज ऑफ 150cc 200 टू मे बी रेंजिंग फ्रॉम 150 टू मे बी 400cc ऑल्सो, वो प्रोडक्ट अभी लॉन्चेस अभी हमको दिखने हैं एंड आई बिलीव इट शुड हैव अ गुड एक्सेप्टेंस गिवन द प्राइस रेंज, सो दैट इज बीइंग इंडिकेटेड। तो मैं TVS को प्रेफर करूंगी। जी, एक बार विष्णु केमिकल को देख लेते हैं। भी थोड़ी देर पहले मनीष ने ये फाइनल बेट के तौर पर बताया था और अभी इंट्राडे हाईस पर इन्हीं अपने टारगेट के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। 287 पर ट्रेड कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट, 7% की मजबूती स्टॉक में देखी जा रही है। आई गेस 295 तक के टारगेट्स शायद मनीष ने दिए थे और अब 287 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि आखिरी मिनट की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, तो शायद बड़ा टारगेट यहाँ पर ये मनीष ने दिया है क्योंकि ऑलरेडी 7% का मूव ये दे चुका है 293 के। इनफैक्ट 293 के टारगेट से अभी भी 6 रुपए की गुंजाइश है, शायद ये स्टॉक और मोमेंटम दिखा दे। अब 288 289 के लेवल्स पर तेजी से अपने टारगेट्स को चेस करते हुए विष्णु केमिकल का शेयर। ये राकेश, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं नेक्स्ट वीक के लिए? दीपाली, मुझे लगता है एक तो सीमेंस को बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक कल भी साइडवेज मूवमेंट में था, आज भी साइडवेज मूवमेंट में है। 1220 का स्टॉप लॉस, 1319 के लक्ष्य के लिए सीमेंस को बाय करें। लीवर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है टेक्निकली, 895 का स्टॉप लॉस, 942 के लक्ष्य के लिए लीवर को बाय करना चाहिए, हिंदुस्तान लीवर को। थर्ड एक बाय कॉल रहेगा एशियन पेंट्स पर, 1039 का स्टॉप लॉस, 1120 के लक्ष्य के लिए एशियन पेंट्स को बाय करके चलना चाहिए। एंड दीपाली, एक साइड आज के भी लैकलस्टर मार्केट में एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और एक साइड में मुझे लगता है अगले सप्ताह एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। 212 का स्टॉप लॉस, 237 के लक्ष्य के लिए एक साइड को बाय करें। और लास्ट एक बाय कॉल रहेगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर, जहां पर आज के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है 2-3 दिन का नजरिया बना के 1070 के लक्ष्य के साथ 1111 के लक्ष्य के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को खरीदने की राय रहेगी। राकेश, मैं 2 स्टॉक्स और पूछूंगा, फिर से स्मॉल कैप कैटेगरी में आऊंगा क्योंकि रिटर्न्स तो मेरे को यहीं पर दिखाई दे रहे हैं। आज एक तो है KPR मिल, इसका आप चार्ट देख के बताएं, इसकी क्लोजिंग दिन के उच्चतम स्तर की हो रही है, अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं आज। और दूसरा है एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है? देखिए, KPR मिल्स डेफिनेटली एक बेहतर ट्रेड है। दूसरी तरफ आप एवरेस्ट कैंटो को देखें तो वो नीचे की तरफ चल रहा है, नीचे लोस के अराउंड चल रहा है, बट ट्रेड वो भी बुरा नहीं है। दोनों में से एक लेना हो तो KPR मिल को लेना चाहिए जो नए हाइस पे चल रहा है, एक टेक्निकली रुझान बढ़िया है। दूसरी तरफ एवरेस्ट कैंटो के अंदर भी बॉटमिंग के सिग्नल लगते हैं और वहां भी रैली रूल आउट नहीं की जा सकती। समित, एक बार रैलिस इंडिया का चार्ट देख के बताएं ये स्टॉक कैसे लग रहा है। और दूसरा है एरो ग्रेनाइट, क्या यहां पर खरीदारी की जा सकती है? देखिए, पहले अगर रैलीज की बात करें तो रैलीज ने ऑफलेट थोड़ा कंसोलिडेशन देखा है, बट हमने 3 से 4 वीक पहले एक स्ट्रॉन्ग सर्ज देखी थी ये स्टॉक में 210 205 के लेवल से। तो अगर हम ओवरऑल ब्रॉडर डिग्री चार्ट देखें तो इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू है। ये लास्ट 3 वीक में हमने सिर्फ कंसोलिडेशन देख रहा है और सूनर लेटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक 260 262 कन्विंसिंगली क्रॉस करे और फिर ये मूव कर सकता है अराउंड 270 268 के आसपास। तो रैलीज इंडिया की बात करें तो थोड़ा ये कन्विंसिंग चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, सूनर लेटर हम इसमें ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, एक बार फिर से देखिए, विष्णु केमिकल टारगेट आई गेस अचीव हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले इनफैक्ट 293 के टारगेट्स थे और
294 के लेवल्स पर अभी आ चुका है। ढूंढी कैसे 10% का ट्रेड ढूंढ लिया यहाँ पे मनीष ने। अब आपको लेसन लेना चाहिए रजत, आपके लिए अब आने वाले सेशंस में जो कंपटीशन है ना, वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया है मनीष ने। आज टारगेट्स को अचीव कर लिया है। जो मनीष ने स्टॉक बताया, अब 292 293 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और इनफैक्ट मुनाफा वसूली करनी भी चाहिए। अच्छा रन अप स्टॉक ने विद इन मिनट्स दिखाया है। ये पूछ लेते हैं राकेश, अभी चलना ही शुरू हुआ है क्या ये स्टॉक, या फिर अपने प्रॉफिट को समेटने का समय है? क्या किया जाए, होल्ड कर सकते हैं क्या? देखिए ऐसा नहीं है कि चलना शुरू हुआ है, स्टॉक पहले से ही एक अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक था और फर्दर रैली यहाँ से रूल आउट नहीं की जा सकती, बट इस स्पेस में जो मेरा पिक है वो बोडल केमिकल रहेगा। बोडल केमिकल टॉप पिक है राकेश की, लेकिन इन लेवल से और भी मजबूत हो सकता है। चाहे तो आप मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं क्योंकि डिसेंट गेन्स आपको विद इन मिनट्स मिले हैं। एक बार पीवीआर को देख लेते हैं। आज फ्राइडे है लेकिन वो स्टॉक गेनर्स की लिस्ट में तो आ नहीं रहा है, तो क्या बायस है स्टॉक में वो देख लेते हैं। 1% ऊपर है लेकिन सुबह से ही काफी वॉलेटाइल रहा है। लेकिन शायना, ये पीवीआर पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हमें आई हैं व्यूअर्स की ओर से, वो जानना चाहते हैं क्या पीवीआर को इन लेवल्स पर भी बाय किया जा सकता है क्या? दो वजह हैं इसके पीछे। नियर टर्म में एक वजह यह है कि बाहुबली 2 के साथ करार किया है इन्होंने, और दूसरी वजह यह है कि जो मैनेजमेंट के ग्रोथ प्रोजेक्शंस है वो बहुत अग्रेसिव हैं। अगले 5 सालों में वो रेवेन्यू में 90% तक का सर्ज आएगा, 90% तक की ग्रोथ आएगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और साथ ही साथ अपना स्क्रीन काउंट भी वो डबल करेंगे। ये इन लेवल पे भी एक वैल्यू बाय हो सकता है क्या? क्या ग्रोथ आ सकती है क्या रिटर्न वाइज? देखिए वो तो बात की बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे हैं। एक तो वो बात है, दूसरी बात हम सुन रहे हैं दैट देयर इज लाइकलीहुड ऑफ थोड़ा कैप लगाएंगे मूवी टिकट प्राइसिंग पे ऑन मल्टीप्लेक्सेस। तो अगर ये दो चीजें होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई वैल्यूएशन प्लस दिस, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है, बट इट इज बेस्ट टू वेट एंड बाय एट डिप्स। तो ये लेवल पे आई डोंट रिकमेंड बाइंग। मेरे को पीवीआर एज अ कंसेप्ट स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म 5 साल की अवधि के लिए डेफिनेटली अच्छा लग सकता है, बट आई वुड नॉट, ये लेवल पे मैं बायर नहीं हूँ। एक स्टॉक में वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है आज, वो है वरुण बेवरेजेस। ये वॉल्यूम के साथ चल रहा है, इसको आप जरूर फोकस में रखें क्योंकि इतने स्ट्रांग रिटर्न्स डिलीवर नहीं किए वरुण बेवरेजेस ने पिछले कुछ समय में। आज रिटर्न्स भी हैं और साथ साथ वॉल्यूम एक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग है। और एक और स्टॉक है एआई इंजीनियरिंग, इस हफ्ते का परफॉर्मर है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर कर चुके हैं और आज भी दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब यहां पर जो है वो पहुंच गए। इनफैक्ट डे हाई पे एकदम से स्ट्रॉन्ग स्पाइक है। समीत, एक बार दोनों के चार्ट्स देख के बताएं। वरुण बेवरेजेस जहां पर आज वॉल्यूम एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है और दूसरा एआईए इंजीनियरिंग जहां पर एकदम से खरीदारी और डेवलप हुई है। देखिए, एआई इंजीनियरिंग की बात करें तो क्लियरली लास्ट कुछ महीनों में ये स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रैली दी है और अगर हम देखें तो ट्रेंड वाइज इसकी ट्रेंड अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम्स हम देखते आ रहे हैं, तो इसमें ट्रेंड वाइज अगर देखें तो ये कंटिन्यू रहेगा। इसका जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है वो अभी भी मेंटेन रहेगा और स्टॉक की एक पैटर्न बन चुका है कि एक अच्छे खासा स्पर्ट देता है, उसके बाद कंसर्ट होता है, वापस एक स्पर्ट आती है, फिर कंसर्ट। तो वही हमें लग रहा है कि पैटर्न कंटिन्यू रहेगा और ग्रेजुअली ये स्टॉक 1650-700 के लेवल के आसपास जा सकता है। दूसरा स्टॉक आपने जो वरुण बेवरेजेस बोला वो हम इतना क्लोजली ट्रैक नहीं करते क्योंकि इसका डेटा भी ज़्यादा नहीं है और वॉल्यूम एक आध दूसरा दिन ही आता है, तो इनकंसिस्टेंट वॉल्यूम्स है, तो इस पे ज़्यादा हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। ये राकेश, अभी आपसे बात हो रही थी, आपने गोदावरी पावर बताया था, ये स्टॉक जो आइडेंटिफाई हुआ था 107-106 के जोन्स पे हुआ था, ये तो 119 का हाई टच कर चुका है गोदावरी पावर। ये इसको होल्ड किया जा सकता है क्या पोजीशन की? बिल्कुल रजत, इसको होल्ड करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था 108-9 पे हम बात कर रहे थे कि ऊपर में 130-135 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और जिस तरीके का ये ब्रेकआउट है वो मिस नहीं करना चाहिए। अभी भी 8 मिनट बचे हैं राकेश, एक दो ट्रेड्स और ऐसे बता दीजिए जैसे गोदावरी पावर में मूव आया। देखिए, अभी जैसे रजत वरुण बेवरेजेस की बात कर रहे थे, वहां पर भी रुझान पॉजिटिव है और जिस तरीके से रजत ने 2-3 बार मेंशन भी करा कि मिड कैप्स का बाजार है, वहीं फोकस करना चाहिए। तो गोदावरी पावर काफ़ी अच्छा लगता है। फर्टिलाइजर स्पेस काफ़ी बड़ी रैली ले चुका है, इन स्तरों पर नई पोजीशंस लेने की राय तो नहीं दूंगा, बट एक सुबह एक अच्छा मौका था लेने के लिए, जिन्होंने वो मिस कर दिया है वो गिरावट पर ही खरीदारी करें। शायना, ये जो टाइल सेक्टर है ना, ये भी आज बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। एक मिनट, ये दीपक फर्टिलाइजर दिन के निचले स्तर पे है, ऊपरी स्तर पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। पर मैं बात कर रहा हूँ कि टायर्स, ये जो टाइल सेक्टर है, सेरा सैनिटरी को देख लीजिए या फिर मुरुदेश्वर सिरामिक्स, एरो ग्रेनाइट, यहाँ पर रिटर्न्स बहुत पॉजिटिव होते हुए नजर आए। ये जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, पेरिफेरल स्टॉक्स, यहाँ पर ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। आपके रडार पर है क्या कोई ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक या फिर कोई ऐसी थीम जो मार्केट पे इस समय बज़ करे?
मेरे हिसाब से ये जो थीम आपने पकड़ा ये अच्छा चलेगा, बेसिकली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग, और यहाँ पर ये कंपनीज को डेफिनेटली बेनिफिट होंगी, चल चुके हैं, बट आई थिंक एज अ कंसेप्ट मिड कैप ओवर द नेक्स्ट 2 years 3 years ये अभी भी परफॉर्म करेंगे। जी, एक बार ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी देख लेते हैं। आईओसी आज से निफ्टी में शामिल भी हुआ है और स्टॉक 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बीपीसीएल, एचपीसीएल में भी जो रुझान है वो पॉजिटिव ही है। ये स्टॉक्स भी 1.5 से 2% के बढ़त दिखा रहे हैं। ओएनजीसी 0.5% ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑलरेडी हमने बातचीत की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मूवर आज के सेशन में और अभी भी 3% ज्यादा के सर्ज दिखा रहा है। राकेश, आईओसी पर क्या व्यू है आपका? देखिए, आईओसी का टेक्निकल रुझान अच्छा है, बट मौजूदा स्तरों पर बाइंग की राय नहीं दूंगा। स्टॉक के अंदर किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए, नई खरीदारी गिरावट पे ही करनी चाहिए। चाइना कैपिटल गुड्स अभी तक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन एल&टी ने रिटर्न्स अच्छे डिलीवर कर दिए थे बाजार में। ओवरऑल एल&टी, बीएचईएल या फिर जो मिड कैप प्ले है कैपिटल गुड्स में, वो कैसा लग रहा है आपको वैल्यूएशन वाइज? वैल्यूएशन वाइज मेरे हिसाब से सस्ते तो नहीं है, बट आई थिंक ग्रोथ के हिसाब से और जो कंसोलिडेशन हुआ है एल&टी यहाँ से मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा चलेंगे। और जैसे उनको लास्ट 2-3 डेज में अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं इंडिया ऑयल एंड गैस स्पेस, मिडल ईस्ट में अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, आई थिंक ये अच्छा सपोर्ट करेंगे। सो आई थिंक दैट इज़ वन। और BEML इज़ अनदर वन, PSU स्टॉक है, वहाँ पर अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनको, डिफेंस से भी, रेलवे से भी। सो आई थिंक दीज आर द 2 स्टॉक्स लार्ज कैप in the infrastructure space that one can look at. मिड कैप स्मॉल कैप में आपको क्या पसंद है शाइना? अभी HCC मुझे अभी भी पसंद है, मैंने काफ़ी पहले लोअर लेवल्स पे रेकमेंड किए थे। यहाँ ये इट्स अराउंड आई थिंक 40 एज ऑफ नाउ, 38-40 ये लेवल्स पे भी अच्छे लग रहे हैं। बेसिकली उनका जो बैलेंस शीट चेंज है और मूव इनटू कैश फ्लो पॉजिटिव, ये मुझे मिड कैप स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा लग रहा है। राकेश, लास्ट मिनट पिक्स कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल दीपाली, एक स्टॉक सिप्ला जिसमें किसी आज फॉरेन ब्रोकिंग ने इसमें कुछ सेल निकाला था, आपके पास लौटेंगे। इसके बीच एक स्टॉक और देखिए, पीएनबी हाउसिंग। इनफैक्ट सिप्ला तो निचले स्तरों से कुछ रिकवरी शो कर ही रहा है, लेकिन पीएनबी हाउसिंग दिन के उच्चतम स्तर पे है, 6.5% के तगड़े रिटर्न्स हैं। समीर, एक बार चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं पीएनबी हाउसिंग का। देखिए, इसका अगर डेटा वाइज देखें तो ज़्यादा डेटा नहीं है क्योंकि न्यूली लिस्टेड है, बट जो रीसेंट डेटा अगर देखते हैं तो उससे ये स्टॉक में एक प्रीवियसली 1130 के आसपास रेजिस्टेंस था, जिससे हमने 4 दिन पहले एक क्लियर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है और लास्ट 3 दिनों से इसमें कंसोलिडेशन आया था। आज हम एक अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं। सो गोइंग अहेड हमें लग रहा है कि ये स्टॉक उसके नेक्स्ट लेवल जो अराउंड 1230-1250 आ सकते हैं, तो इसमें पॉजिटिव बाय से ट्रेड करना चाहिए। हालांकि ज़्यादा बड़े यहाँ से टारगेट्स नहीं दे सकते क्योंकि इसका हिस्टोरिकल डेटा काफ़ी कम है। जी राकेश, एक तो ट्रेंड पर आपका व्यू, जहाँ पर एक सडन स्पर्ट आया है, और आप कुछ पिक्स भी बता रहे थे अभी, बताइए। दीपाली, ट्रेंड का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, मौजूदा स्तरों पर भी बाय किया जा सकता है, बट ट्रेडिंग के नजरिए से मुझे सिप्ला काफ़ी अच्छा लग रहा है। मौजूदा स्तर 596.5 के हैं, मात्र 6.5 रुपये का स्टॉप लॉस, 590 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है बाय करना चाहिए। मंडे में के लिए आप इसको कैरी करते हैं तो 614 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आखिरी के 10 मिनट के अंदर यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है और इसको मेरे को लगता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसको मिस नहीं करना चाहिए। एग्री थीम है मार्केट की आज। रैलिस इंडिया दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब। एक है बासफ जिसमें मूव पॉजिटिव बन गया, बासफ में भी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है, और वैसे भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे हम बार बार बात कर रहे हैं कि आज अच्छी तेजी देखने को मिली। तो एग्री थीम है मार्केट की आज दीपाली। बिल्कुल एग्री थीम है और ये सबके स्टॉक्स में एक अच्छा स्पर्ट भी देखा जा रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं इंडेक्स को पहले, तो उसके बाद निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स को। अगर हम निफ्टी को देखें तो अभी बिल्कुल फ्लैट 9172 के लेवल्स पर सेंसेक्स 31 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें निफ्टी बैंक तो कमजोर रहा है ये इंडेक्स आज के सेशन में, और अगर पार्टिसिपेशन आया होता निफ्टी बैंक की ओर से तो डेफिनेटली हम 9200 के लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश कर सकते थे। निफ्टी बैंक अभी 167 पॉइंट्स नीचे 21453 के लेवल्स पर। और अगर निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो ड्रैगर रहे हैं प्राइवेट बैंक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। इनमें 1.5% तक की वीकनेस आज के सेशन में दिखी है। चुनिंदा सरकारी बैंक भी वीक रहे हैं जिनमें पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन जोरदार बैंक देखी गई है छोटे मझोले बैंकों में। आज के सेशन में सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, दीना बैंक, यहां पर जोरदार मजबूती रिफ्लेक्ट हुई है। स्टार परफॉर्मर रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि पूरी ही मार्च सीरीज के दौरान शांत रहा और अब अप्रैल सीरीज के पहले दिन एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट स्टॉक में दिखा और अभी भी 4% ऊपर 1320 के लेवल्स पर। आज जो जियो प्राइम जियो ऑफर है उसका लास्ट डे है, तो स्टोर्स में भारी भीड़ लगी हुई है और वेट करेगा मार्केट के सब्सक्रिप्शन फिगर्स कैसी आती हैं इस ऑफर के लिए।
लेकिन रिलायंस डेफिनेटली एक स्टार परफॉर्मर रहा, 4% ऊपर ट्रेड करते हुए। वो 15 शेयर्स जिन्होंने आज एफ&ओ सेगमेंट में एंट्री ली, उसमें ज्यादातर स्टॉक्स में रुझान पॉजिटिव रहा, बारिंग इन्फीबीम जो कि 16-17% नीचे आज भी ट्रेड कर रहा था। लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर विद वॉल्यूम्स एक अच्छा स्पर्ट रहा है। ये कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती आज के सेशन में रिफ्लेक्ट हुई है। ऑटो स्टॉक्स पर भी स्पेशली ध्यान रहेगा अगले हफ्ते भी, क्योंकि ओवर वीकेंड और स्पेशली मंडे को ऑटो सेल्स नंबर्स आएंगे। अभी कुछ देर पहले अंचल पूरा एनालिसिस बता भी रहे थे। लेकिन ये वो बजिंग शेयर्स हैं जहां पर विद वॉल्यूम्स एक अच्छा रुझान आज के सेशन में रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फर्स्ट, इंडिया बुल वेंचर्स, इक्विटास 3 से 5-6% तक का उछाल एनबीएफसी स्टॉक्स में आज के सेशन में दिखा है। साथ ही आप देखिए ये छोटे फार्मा स्टॉक्स है, विवमेड लैब्स, टोरेंट फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर, इनमें भी एक अच्छी मजबूती दिखी है। 5% तक का मूव ये शेयर्स में भी देखा जा रहा है। आप देखिए आज के सेशन में फर्टिलाइजर स्टॉक्स को, कैबिनेट की शाम को बैठक है, लेकिन उससे ठीक पहले ये पूरा ही स्पेस एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लोज होने की तैयारी में। आरसीएफ में अच्छा मूव है आज के सेशन में। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स में भी एक अच्छा रुझान रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस के वो शेयर्स जहां पर विद वॉल्यूम्स एक अच्छी मजबूती दिखी है, उनमें आप देखिए एक फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स, फ्यूचर लाइफस्टाइल 14% ऊपर रहा। ताज जीवीके में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आज के सेशन में दिखी, 14% ऊपर ये स्टॉक भी था। सेल एंड एक्सप्लोरेशन 11% ऊपर। इसके अलावा जो कुछ चुनिंदा ब्रोकर हाउसेस के स्टॉक्स है वहां भी वाइब्रेंसी थी। जियोजित फाइनेंशियल 12% ऊपर 59 के लेवल्स पर। श्रेयस शिपिंग करीब 9% ऊपर। पूरे शिपिंग स्पेस में खरीदारी हमने देखी आज के सेशन में। साथ ही फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छा मूव रहा। एक बार फिर से देख लेते हैं विष्णु केमिकल, जो कि आज का फाइनल बेट था। अब ये 295 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, 10% ऊपर। ये आज के कुछ स्मार्ट परफॉर्मर्स हैं आपकी स्क्रीन पर। फैक्ट, जियोजित, बीएनपी पारिबास, ताज जीवीके। लेकिन इंडेक्स को एक बार फिर से देखें तो 9168 के लेवल्स पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, 5 अंक नीचे। नई सीरीज का पहला दिन आज, और अगर हम वित्त वर्ष की बात करें तो FY17 का आखिरी दिन था आज, आखिरी कारोबारी दिन। इस दिन मार्केट्स थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर रहे, लेकिन 5 अंक नीचे फ्लैट विद थोड़े से नेगेटिव बार्स के साथ निफ्टी 9168 के लेवल्स पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 53 पॉइंट्स की वीकनेस रही, लेकिन जोरदार बाइंग आज रही मिड कैप और स्मॉल कैप में, और दोनों ही इंडेक्स अगर आप देखें तो आधा से 0.25% की बढ़त के साथ क्लोज हुए हैं। ड्रैगर रहा आज निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग देखें तो करीब 1% की वीकनेस के साथ निफ्टी बैंक दिन के निचले स्तरों पर क्लोज हुआ। आईटी फार्मा में भी जो सेंटिमेंट्स हैं वो फ्लैट विद नेगेटिव बायस के साथ रहे आज के सत्र में। ऑटो स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी ने एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन अगर निफ्टी ऑटो इंडेक्स को देखें तो मामूली बढ़त दिखी। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जो टुवर्ड्स मार्केट क्लोजिंग चल रहे थे, जिनमें आइशर मोटर्स था जिसमें रिकवरी दिखी, अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी जो कि बढ़कर ट्रेड हुए। और इन तीनों ही कंपनियों के जो सेल्स नंबर्स हैं वो स्ट्रांग रह सकते हैं अगर हम पूरे ही ऑटो स्पेस की बात करें, और शायद यही वजह है कि इन तीनों स्टॉक्स में वापस बाइंग इमर्ज होती हुई दिखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा इंडेक्स के कुछ बढ़ने वाले शेयर्स देखे तो मेटल्स में खरीदारी थी, हिंडाल्को में अच्छा मूव था। आईओसी जो आज की नई एंट्री थी निफ्टी 50 में, वहां पर बाइंग मोमेंटम था। ऑयल, पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस में इनफैक्ट रुझान पॉजिटिव ही था। ओएनजीसी सिर्फ 0.5% बढ़कर बंद हुआ, लेकिन बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी इन तीनों ही स्टॉक्स में खरीदारी आज के सत्र में देखी गई है। पर एडजस्टेड क्लोजिंग है 9173.75 और यही लेवल था कल 9173.75, बिल्कुल भी चेंज नहीं। फिस्कल की आखिरी जो है ट्रेडिंग सेशन, उसमें आप ये देखिए कि कोई बदलाव ही नहीं हुआ इंडेक्स में। पूरा दिन ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज का 4% रिटर्न डिलीवर देने के बावजूद इंडेक्स पे एक भी पॉइंट का बदलाव नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। समीत, इस क्लोजिंग पे आपके कमेंट्स, और ये सेकेंड ये जो आज की कंसेक्यूटिव सेशन में कोई इतना बड़ा मूव मार्केट का ना देना क्या बताता है? क्या 9200 का लेवल निकालना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और आप कुछ रिवर्सल की तैयारी कर ले? क्या बाजार देखिए, डेफिनेटली 9200 का एक इम्पॉर्टेंट हर्डल तो था ही। टेक्निकली भी हमने देखा है कि वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रेशियोज आ रहे थे, और मार्च सीरीज़ में हमने देखा है पूरे सीरीज़ 9200 के आसपास काफ़ी कॉल ऑप्शन में उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहा था। तो वो मार्च सीरीज़ में तो एक मेजर हर्डल बन चुका था। बट जैसे हम ओवरऑल प्राइस एक्शन देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि सूनर लेटर ये लेवल ब्रेक हो सकता है। हालांकि वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और उसके बाद हम एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सकते हैं। तो उसके पहले मार्केट एक अच्छे खासे रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है, बट हमें लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन मोड एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आज ही हमने देखा था कि एक क्लियर एक इंडेक्स बैलेंसिंग था, वेरिन रिलायंस, L&T ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, वेरिन HDFC बैंक मोर और लेस HDFC ट्विंस
थोड़े अंडर प्रेशर थे, तो ये मोर और लेस एक इंडेक्स बैलेंसिंग था, बट सूनर लेटर हमें लग रहा है कि ये हम पूरे इनसिंक आ सकते हैं और बहुत जल्दी निफ्टी 9200 का लेवल ब्रेक कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरली वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। 9000 9050 के आसपास एक अच्छा खासा बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है और बहुत जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी को 9350 9400 के लेवल दिख सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया समीत, शायना और राकेश आप तीनों का शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यू सभी स्टॉक्स पर शेयर करने के लिए। चलिए, तो मार्केट की बात हुई, अब 2 दिन छुट्टी है तो ये जानना